नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। झारखंड के 4,79,000 किसानों का ऋण माफ। झारखंड के 4,78,922 किसानों का ऋण माफ हो चुका है। कुल 5,35,000 किसानों का KYC हो चुका है। बैंक में गलत डाटा अपलोड होने के कारण 19,128 किसानों का भुगतान विफल हो गया है। 1,985 किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। के 5 जिलों में किसानों की ऋण माफी के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। देवघर में 134.63 करोड़, गढ़वा में 112.3 करोड़, हजारीबाग में 102.59 करोड़, पलामू में 125.81 करोड़ और रांची में 110.63 करोड़ की राशि दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने डीसी को दिए निर्देश, अवैध बालू पर लगाएं रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू और लॉटरी के अवैध धंधे पर उपायुक्तों को तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर बोकारो में ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई करती तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है। साथ ही अन्य जिलों के डीसी को भी कार्रवाई करने को कहा है। उधर दुमका में लॉटरी के अवैध धंधे पर भी डीसी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर डाली गई एक खबर के अनुसार दुमका में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में युवाओं के बर्बाद होने की जानकारी दी गई है। कहा है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से परीक्षा देने आई नाबालिग छात्रा के साथ होटल में छेड़खानी। पश्चिम बंगाल से परीक्षा देने आई नाबालिग छात्रा के साथ होटल में छेड़खानी हुई है। यह घटना रांची के कटहल मोड़ स्थित एक होटल में हुई, जहां बदमाशों ने कमरे में घुसकर लड़की के साथ छेड़खानी की। इस मामले में छात्रा के पिता ने नगड़ी थाना में मालदा के शुभेंदु मंडल, शांतनु मंडल, तमिलनाडु के अभिषेक दत्ता, अर्काप्राव दत्ता और सोमनाथ शर्मा पर केस किया है। उनका आरोप है कि लड़कों ने उनकी बेटी की आपत्तिजनक तस्वीर खींची और उसे ब्लैकमेल किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि छात्रा कटहल मोड़ के काव्यन रेसिडेंसी में ठहरी थी। वह आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने आई थी। रात में जब पिता खाना खाकर लौटे तो वह उनसे लिपटकर रोने लगे। यह घटना 16 सितंबर की है। इस मामले में करीब 2.5 महीने बाद 29 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजारीबाग में नवनियुक्त होमगार्ड जवानों ने ली कर्तव्य की शपथ, अपने गृह जिले में देंगे सेवा। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में रविवार को पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया, जहां 61 दिनों तक चले कड़े प्रशिक्षण के बाद गढ़वा जिले के 388 गृहरक्षकों ने मार्च पास्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो अपने गृह जिला गढ़वा में सेवा देंगे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने परेड का निरीक्षण किया। परेड के दौरान होमगार्ड्स ने सेवा मूल्यों को बनाए रखने, संविधान में श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ली। मार्च पास्ट में प्रशिक्षुओं के ट्रेनिंग का शानदार नजारा दिखा। डीसी ने बताया कि मात्र 61 दिनों के समय में प्रशिक्षण में इतना शानदार परेड का प्रदर्शन करना काबिले तारीफ है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को होमगार्ड में नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से आप एक नए जीवन की अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। जिला समादेष्टा रोहित आनंद ने प्रशिक्षुकों को अनुशासन के साथ होमगार्ड के मूल्यों को बनाए रखने, संविधान में श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करने की बात कही। 61 दिनों की अवधि में हथियार चलाने के साथ शारीरिक तौर पर फिट रहने के लिए प्रतिदिन ड्रिल के साथ योगा का भी प्रशिक्षण दिया गया है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पर सुनवाई पूरी, ईडी कोर्ट का फैसला सुरक्षित। टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची पीएमएलए
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सोमवार को ईडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को रांची डीसी मंजू नाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई। आईएएस अधिकारी और वर्तमान में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजू नाथ भजंत्री की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक रांची डीसी की याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। दरअसल 22 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी मंजू नाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद उन्हें चुनाव के कार्य से दूर रखा गया था। इतना ही नहीं, आचार संहिता के दौरान आनन फानन में उन्हें रांची डीसी के पद से हटाकर वरुण रंजन को रांची डीसी नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार ने वापस मंजू नाथ भजंत्री को रांची डीसी नियुक्त कर दिया है। धनबाद के तालाब में डूबने से महिला की मौत। झारखंड के धनबाद जिले में एक 29 वर्षीय विवाहिता मुन्नी देवी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलाटांड की है। रविवार शाम स्थानीय लोगों ने भेलाटांड काली मंदिर स्थित तालाब में विवाहिता का तैरता हुआ शव देखा। इसकी जानकारी मृतका के परिजनों को दी गई। इसके बाद परिजन महिला का शव तालाब से निकालकर एसएनएमएमसीएच ले गए। यहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद मुन्नी देवी की मौत की पुष्टि की। वहीं परिजन इस बात से हैरान नजर आए कि विवाहिता तालाब तक कैसे पहुंची। बता दें कि मृतका के परिजनों ने बताया कि रविवार दोपहर वह घर में बर्तन धो रही थी। ऐसे में वह घर से निकलकर कब तालाब पहुंची, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि मृतका के पति दिनेश प्रसाद डीजीएमएस में वाहन चालक के पद पर कार्यरत हैं। इस मामले की जानकारी एसएनएमएमसीएच प्रबंधन ने सरायढेला पुलिस को दी। फिलहाल महिला के शव को मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों द्वारा बयान देने के बाद मृतका के शव का पोस्टमार्टम होगा। लातेहार में कुएं से मिला 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव। परिजनों ने किया सड़क जाम। झारखंड के लातेहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां चंदवा में 3 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का शव कुएं से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने NH 75 और 99 जाम कर दिया। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि चंदवा शहर से सटे डैम टोला के रहने वाले गुड्डू साव की बेटी तनु का शव सोमवार सुबह घर के ही पास मौजूद एक अनुपयोगी कुएं से मिला। तनु करीब 3 दिनों से घर से गायब थी। उसके लापता होने की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी। वहीं तनु का शव मिलने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने शव के साथ इंदिरा गांधी चौक पर NH 75 और 99 को जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। वो जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और मृतका को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े थे। सड़क का जाम होने की सूचना पर अंचलाधिकारी जयशंकर पाठक और पुलिस निरीक्षक रणधीर कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने करीब 1 घंटे की मशक्कत की, तब जाकर लोगों ने सड़क जाम हटाया। वहीं इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और NH में जाम खुला। वहीं परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया और आवेदन सौंपा। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हेमंत सोरेन सरकार का विद्यार्थियों को तोहफा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड में किया ये बड़ा बदलाव। झारखंड सरकार की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है, जिससे कि छात्रों को सहूलियत मिलेगी। जिन विद्यार्थियों ने बैंकों से पहले लोन ले लिया था, अब वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वह उस लोन को बैंक से बंद कर गुरुजी क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब छात्रों को 15 लाख तक कम ब्याज में लोन दिया जाने का प्रावधान है। पहले इस योजना में ऐसे शर्त रखी गई थी कि अगर पूर्व में किसी छात्र ने लोन ले रखा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इसके नियम में बदलाव किया कि अब पहले लोन लिए हुए छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें बस लोन को बंद कर बैंक से एनओसी लेना होगा। इसके अलावा राज्य में स्थायी निवास करने वाले डिप्लोमाधारी भी लोन ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता कि छात्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं और अपनी उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। उनके लिए झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से 15 लाख रुपए 4% के ब्याज से मिलेगा और इस रकम को चुकाने के लिए 15 साल तक का समय मिलेगा। वहीं 4 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। वहीं 10 और 12वीं की पढ़ाई खत्म करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आम तौर पर जब हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक में अपनी किसी संपत्ति को गिरवी रखनी पड़ती है, लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। मैया सम्मान योजना का पैसा लेने के लिए आपको करना होगा यह काम। हेमंत सोरेन अपनी महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान के कारण सत्ता में वापस काबिज हो चुके हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का ऐलान किया था। अब सरकार दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि मैया सम्मान योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, आखिर कैसे आपके खाते में पैसे आएंगे और इसके लिए आवेदन कैसे करें। हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजेगी। पहले इस योजना को 21 साल की महिलाओं के लिए किया गया था, लेकिन बाद में चेंज कर इसे 18 साल से 20 साल की महिलाओं को भी शामिल किया गया, जिससे कि उन्हें इसका लाभ मिल सके। मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए यानी हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं को ये पैसे सीधे उनके बैंक खाते के जरिए भेजे जाएंगे। महिलाओं के खाते में ये पैसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भेजे जाएंगे। महिला या तो फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर या तो फिर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर फॉर्म ले सकते हैं। यह फॉर्म महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आपको यह फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाते की डिटेल आदि भरनी होगी। उस फॉर्म में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर जमा करना होगा। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों से होना आवश्यक है। महिला खुद या उनके पति कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन न मिलता हो। उनके परिवार का कोई सदस्य पहले या वर्तमान में सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। महिला स्वयं ईपीएफओ खाताधारी नहीं होनी चाहिए। दुर्गा पूजा में मेला घूम रहे युवक की हुई हत्या से उठा पर्दा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने और क्या बताया। रांची के न्यू मार्केट चौक के पास दुर्गा पूजा में मेला घूमने के दौरान एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए अब पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। इसे लेकर कोतवाली थाना में कांड सम 0280 दिनांक 12 अक्टूबर 2024
धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान 11 अक्टूबर की आधी रात को लालपुर थाना के एचबी रोड निवासी भोला लोहरा के बेटे रोहित तिर्की को अज्ञात लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। रोहित की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई थी। घटना रांची के कोतवाली थाना अंतर्गत न्यू मार्केट चौक के पास घटी थी। इस मामले में मृतक के भाई मोहित तिर्की ने अपने बयान के आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसमें कोतवाली थाना प्रभारी चंदन कुमार वर्मा, सहथाना प्रभारी अनिल कुमार, नागेश्वर साव, मीनकेतन कुमार, अमित कुमार, ऋषिकांत और कोतवाली थाना के रिजर्व गार्ड शामिल थे। झारखंड में साइक्लोन फेंगल का असर, कई इलाकों में हुई बारिश, इस दिन से बढ़ेगी ठंड। चक्रवाती तूफान फेंगल का असर झारखंड में भी देखने को मिला। रविवार को झारखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, कई इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बादल छटने के साथ ही तापमान में भी बदलाव देखने मिलेगा। 4 दिसंबर से लोगों तापमान में गिरावट होगी और लोगों को अधिक ठंड का एहसास होगा। गौरतलब है कि चक्रवात फेंगल अब तमिलनाडु और पुडुचेरी कमजोर पड़ चुका है। हालांकि इसके पहले चक्रवात फेंगल का असर झारखंड में देखने को मिला। झारखंड में चक्रवात फेंगल के कारण मौसम में लगातार बदलाव और बढ़ती ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा, बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा, धुंध रहने और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम शुष्क रह सकता है। 4 दिसंबर से ठंड ज्यादा पड़ने की संभावना है, क्योंकि न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है। साहिबगंज में ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या, रुपए से भरा थैला भी ले भागे अपराधी। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह अपराधियों ने एक ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृत शख्स की पहचान राजमहल के दलाही गांव 65 वर्षीय निवासी शालिग्राम मंडल के रूप में की गई है। वह 1 दर्जन से अधिक बस का मालिक था। घटना की पुष्टि बरहड़वा डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने की है। इसके पूर्व घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में खून से लथपथ शालिग्राम को उठाकर राजमहल अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने ट्रांसपोर्टर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हर दिन की तरह सोमवार को भी शालिग्राम बस स्टैंड से पैसा कलेक्शन कर लौट रहा था। इस क्रम में 3 पहाड़ के लालबन गांव के पास एक बाइक से आए 2 अपराधियों ने पीछे से शालिग्राम को गोली मार दी और रुपए से भरा थैला लेकर फरार हो गए। इस संबंध में बरहड़वा के डीएसपी नितिन खंडेवाल ने बताया कि शालिग्राम मंडल की मौत गोली लगने से हुई है। वह बस स्टैंड से पैसा कलेक्शन करने के बाद घर लौट रहा था। इसी क्रम में यह घटना हुई है। हत्या का कारण व्यापार में रंजिश से जुड़ा हो सकता है। अभी तक की जांच रिपोर्ट में 2 अपराधियों के शामिल होने की बात सामने आई है। अनुसंधान जारी है, जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। अपराधियों ने कोयला परिवहन में लगे 2 हाईवा में की आगजनी, दहशत। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमाही रेलवे कोल साइडिंग के पास बीती रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान अपराधियों ने 2 वाहनों में आगजनी की। इतना ही नहीं, अपराधियों ने वाहन चालक के साथ बदसलूकी भी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटना के संबंध में
बताया जाता है कि बीती रात अज्ञात अपराधी बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैया टांड के पास पहुंचे और कोयला लदे 2 वाहनों में आग लगा दी। बताया जाता है कि जब अपराधियों ने एक वाहन में आग लगाई तो दूसरे वाहन का चालक वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग कर ट्रक चालक को रोक लिया और उसके साथ बदसलूकी की। इसके बाद चालक को वाहन से उतार कर दूसरे वाहन में भी आग लगा दी। ट्रक चालक साबिर अंसारी ने बताया कि वह तुबेत से कोयला लेकर कुसमाही साइडिंग आ रहा था, लेकिन साइडिंग के पास 4 अपराधी पहुंचे और उसके वाहन को रोक लिया। अपराधियों ने सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लिया और गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अपराधियों ने साबिर को मौके से भगा दिया। साबिर ने बताया कि अपराधियों ने एक पर्चा भी फेंका। बता दें कि घटनास्थल एनएच सड़क के बिल्कुल किनारे है। मुख्य सड़क के किनारे अपराधियों द्वारा बेखौफ होकर इस तरह की घटना को अंजाम देने से लोगों में भय का माहौल है। वहीं अपराधियों द्वारा कोयला कारोबार को निशाना बनाकर लगातार की जा रही हिंसक घटनाओं से कोयला कारोबारी दहशत में हैं। पिछले 1 महीने में अपराधियों ने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। 3 दिन पहले ही अपराधियों ने बालूमाथ में कोयला वाहनों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय परिसर का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार की सुबह समाहरणालय परिसर की साफ सफाई एवं रखरखाव का जायजा लिया। मौके पर साफ सफाई के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। डीसी ने शौचालय की स्वच्छता, समाहरणालय प्रांगण के सौंदर्यकरण एवं पेयजल क्षेत्र के सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। डीसी ने अग्निशमन और ड्रेनेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने और समाहरणालय में सौर ऊर्जा प्रणाली के विषय में जानकारी ली। डीसी ने सभी अंचल एवं प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारियों की उपस्थिति की जानकारी गूगल लोकेशन के माध्यम से ली। कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक कर समाहरणालय स्तर के सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों के आइडेंटिटी कार्ड व कर्मियों की उपस्थिति और जन शिकायत कोषांग के कार्यों की जानकारी भी ली। ट्रेजरी से निकाले गए 2,812 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलने को बाबूलाल ने बताया गंभीर मामला, कहा गबन की है आशंका। झारखंड की ट्रेजरी से निकाले गए 2,812 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस बाबत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा है, झारखंड सरकार के खजाने से 2,812 करोड़ रुपए के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। यह राशि पिछले कई सालों में एससीडीसी बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गई, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। महालेखाकार कैग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 4,937 करोड़ रुपए के डीसी बिल लंबित हैं, जिनमें से सिर्फ 1,698 करोड़ रुपए का समायोजन हुआ है। मरांडी ने कहा, रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग से 411 करोड़ रुपए अन्य विभागों ने निकाले, जिसका कोई हिसाब नहीं। नियमों के अनुसार एडवांस में निकाली गई राशि का उपयोग और हिसाब 1 महीने के भीतर देना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार के कई विभाग इस प्रक्रिया को सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्च 2023 में गठित उच्चस्तरीय समिति ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गबन का यह मामला न केवल सरकारी तंत्र की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है। लोहरदगा के बिहारी उरांव के ऑटो में किसी ने लगा दी आग, लाखों का नुकसान। किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खरकी के डटमा छापर टोली निवासी बिहारी उरांव के ऑटो में किसी ने आग लगा दी। इस आगजनी में ऑटो जलकर राख हो गया। ऑटो में आग लगाए जाने से भुक्तभोगी को लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों ने जब ऑटो में आग लगाई तो बिहारी उरांव वहां मौजूद नहीं था। वह अपनी पत्नी रतियों उरांव के साथ मजदूरी काम करने त्रिपुरा गया है।
घर पर उसका बड़ा बेटा कमलेश उरांव और छोटा बेटा अमलेश उरांव था। गांव वालों ने बताया कि घटना देर रात होने के कारण लोगों को घटना की जानकारी तुरंत नहीं मिल पाई। ऐसे में ऑटो पूरी तरह जल गया। भुक्तभोगी बिहारी उरांव ने फोन पर बताया कि एक दिन पहले ही वो और उसकी पत्नी मजदूरी करने त्रिपुरा आए हैं। वो ट्रेन में ही थे तभी उनको घटना की सूचना मिली। बिहारी उरांव ने कहा कि वह ऑटो उसके रिश्तेदार सुखदेव उरांव गांगुपारा निवासी का है। उसने उसे चलाने के लिए लाया था। कहा कि अब ऑटो में आग लगाए जाने से बड़ा नुकसान हुआ है, उसे इसकी भरपाई करनी होगी, जिसमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि अभी तक लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। देवघर सदर अस्पताल में शुरू हो रही नई व्यवस्था। आयुष्मान भारत के मरीजों का विशेष वार्ड में होगा इलाज। देवघर जिला की चिकित्सीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में देवघर सदर अस्पताल में एक बेहतर पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज करवाने वाले मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड बनाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था को लेकर जिला के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमार बताते हैं कि इस व्यवस्था के तहत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज करवाने वाले मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी के आने के बाद इस व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक विशेष वार्ड बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि देवघर के सदर अस्पताल में आयुष्मान मरीजों के रजिस्ट्रेशन को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही आने वाले समय में सारी व्यवस्था को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मरीजों को घंटों लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। बता दें कि देवघर सदर अस्पताल में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे मरीज आर्थिक रूप से कमजोर और लाचार होते हैं, इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या सदर अस्पताल में ज्यादा होती है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा की गई यह नई पहल कहीं न कहीं गरीब और लाचार मरीजों के लिए लाभदायक साबित होगा। पलामू के क्रेशर फायरिंग मामले में सुजित सिन्हा गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। पलामू पुलिस और एटीसी ने डोकराचांदो स्थित क्रेशर पर 29 नवंबर की रात हुई फायरिंग मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी सुजित सिन्हा गिरोह के बताए जा रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 3 बाइक और मोबाइल बरामद की है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। रिस्मा रमेशन ने बताया कि 29 नवंबर को चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित चांदो के एक क्रेशर में अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद एटीसी और पुलिस ने छापेमारी की और 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में अशफाक खान, कुश यादव, गुलशन कुमार, आसिफ अहमद, फरहान और जेजेएमपी नक्सली दीपक भुइयां शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले सुजित सिन्हा गिरोह ने क्रेशर मालिकों और कारोबारियों को लेवी के लिए धमकी दे रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।